नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, भारत आकार और स्थिति। और भारत की आकार और स्थिति, इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत आकार और स्थिति में कि किस प्रकार से भारत की आकार और स्थिति इस पूरे पृथ्वी के जो भी भूगोल में है वो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भारत की आकार स्थिति देखते हैं। तो इस मैप में देखते हैं अपन कि किस प्रकार से भारत की आकार स्थिति है। तो यहाँ पे देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ पे देखेंगे 8 डिग्री 4 इंच से अपन देखते हैं ऊपर की तरफ 37 डिग्री 6 इंच तक यहाँ पे भारत का जो आपको दिख रहा होगा अक्षांशीय विस्तार है। तथा अगर इसका हम देशांतरीय विस्तार देखें तो इधर से देखिए 68 डिग्री 7 इंच से हम इधर की ओर देखते हैं तो हमारे पास जो देखने को मिलता है वो यहाँ पे 97 डिग्री 25 इंच यानी कि 97 डिग्री 25 इंच हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारा भारत का विस्तार है। और यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो कर्क रेखा है पूरी की पूरी, ये जो कर्क रेखा दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये जो कर्क रेखा है ये बाकी 23.5 डिग्री 30 इंच की कर्क रेखा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। तो हम कह सकते हैं कि आपको पूरा समझ गए होंगे कि हमारा अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कैसा कितना है। जो अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश जो होता है वो अपन देखते हैं कि जो उत्तर में जो भी और दक्षिण में जो भी इस प्रकार से लाइनें बनी होती है, उत्तर में और दक्षिण में इस प्रकार की जो लाइनें होती है, जो गोलार्ध के इस तरह से जो लाइनें बनी होती है वो होती है अक्षांश रेखाएं। और इस तरह जो रेखाएं बनी होती हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं, उन्हें देशांतरीय विस्तार कहते हैं। किसी विशेष स्थान की स्थिति और विशेष को जानने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम ये पता पड़ जाए कि वो जो जगह है वो पृथ्वी पे किस जगह पे स्थित है। इस कारण से हम अक्षांश व देशांतर का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं भारत के आकार की। तो भारत का जो आकार है, जो हमारा जो भारत के आकार में हमने देख लिया, हमने आपको पूरी मैप में बता दिया इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अब भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल होगा वो होगा 32.8 लाख वर्ग किमी। ठीक है, पर किलोमीटर मतलब कि किलोमीटर स्क्वायर यानी कि किसी का भी एरिया होता है उसे हम किलोमीटर स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, या फिर मीटर स्क्वायर के रूप में जो लंबाई का मापन की इकाई होती है उसके स्क्वायर के रूप में हम उसको, उसके वर्ग के रूप में हम उसको लिखते हैं। ये आपको पता होगा। तो भारत का जो एरिया हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किमी हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.4% है। ये भारत के क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल। और यहाँ पे भारत का विश्व के क्षेत्रफल में प्रतिशत हो जाएगा, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत हो जाएगा 2.4%। विश्व के ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि भारत की स्थल सीमा के बारे में बात करते हैं। तो भारत की स्थल सीमा जो हो जाएगी स्थल सीमा की हम बात करते हैं तो स्थल सीमा भारत की हो जाएगी स्थल सीमा हो जाएगी भारत की 15,200 किलोमीटर। और भारत की जो तटीय रेखाएं वो हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो स्थलीय सीमा मतलब कि वो सीमा जो कि किसी स्थलीय देश से जुड़ लगती है, और तटीय रेखा जो कि तट होता है जिसके पास जो है समुद्र होता है। जैसे कि भारत की स्थिति देखें तो ये जो भारत का जो दक्षिणतम इलाका है यहाँ हम देखते हैं कि चारों ओर समुद्र है, तो इसे हम तटीय रेखा कहेंगे। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा हम देखते हैं
जो कि इधर भूटान, नेपाल और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, उस तरफ जो है हम कहेंगे कि वहाँ जो है स्थलीय सीमा है। तो यहाँ पे आप वो भी आप मैप में देख सकते हैं कि भारत की स्थिति किस प्रकार से है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये है तटीय रेखा, और ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला जितना भी दिख रहे हैं, ये नेपाल और ये भूटान, यहाँ पे जो देख रहे हैं वो जो आ जाएगा आपका पास, ये जो हो जाएगी स्थलीय सीमा हो जाएगी। ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी आपकी स्थलीय सीमा, और नीचे जो है वो सभी पूरी तटीय रेखा हो जाएगी। ठीक है, हम चलते हैं भारत और विश्व के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो है हम समय को देख लेते हैं कि भारत में समय का मानक क्या है। ठीक है, हम देखते हैं कि भारत में जो है 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर मतलब कि जो लंबवत रेखा है, हमने तब भी बात की थी, जब पूर्व देशांतर में जो ये जो देशांतर है वो भारत का मानक यामोत्तर है। मतलब कि यामोत्तर का मतलब कि कहने का हो गया कि इस रेखा पे जो समय है वही भारत का जो है समय माना गया है। ठीक है, वैसे तो हम बात करें कि भारत में ये जो है 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर को हम मानव यामोत्तर मानते हैं, और इसी से भारत की समय का निर्धारण होता है। हम इस मैप में देखते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली पूरी की पूरी लाइन जो दिख रही है, ये वाली जो पूरी लाइन है, ये भारत के मानक यामोत्तर है। यहाँ लिख भी रखा है मानक यामोत्तर, इधर देखेंगे आप, ये जो लिख रखा है वो मानक यामोत्तर लिख रखा है। ये पूरी लाइन जो है भारत की मानक यामोत्तर कहलाती है, और इसी में अपन देखते हैं भारत की मानक यामोत्तर में। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो हमारा पास जो हमारा पूर्वी देशांतर है वो 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लगभग 30 डिग्री का इसमें डिफरेंस आ जाता है। भारत के जो पूर्व के देश है अरुणाचल प्रदेश से, जो यहाँ गुजरात का जो इलाका है, इस गुजरात के इलाके में और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके में डिफरेंस हो जाता है, ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है और ये गुजरात का जो इलाका है, यहाँ जो डिफरेंस हो जाता है वो हो जाता है 30 डिग्री का। और 30 डिग्री के जब डिफरेंस होता है तो हम जानते हैं कि अगर अपन देखते हैं कि एक अक्षांश को घूमने में पृथ्वी लेती है, एक अक्षांश को घूमने में पृथ्वी समय कितना लेती है, तो हम लेते हैं पृथ्वी द्वारा एक अक्षांश को घूमने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय 4 मिनट होता है। 4 मिनट होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 30 अक्षांश है, यानी कि 30 डिग्री का मतलब 30 अक्षांश को पार करना है, और 30 अक्षांश को पार करने के लिए हमें जो समय लगेगा वो 4 लगेगा, 4 मिनट प्रत्येक अक्षांश लगेगा। तो कुल समय हो जाएगा वो 120 मिनट हो जाएगा, और 120 मिनट मतलब 2 घंटे का समय अंतराल होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में जो समय हो रहा है, वो जो गुजरात का जो समय है, उनमें जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो 2 घंटे का होगा। तो इस कारण से, लेकिन हम अगर ऐसे करेंगे तो हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का समय अलग होगा और गुजरात का समय अलग होगा। इस कारण से हमने ये मानक यामोत्तर है 82 डिग्री वाली जो मानक यामोत्तर आपको दिख रही होगी, इसको हमने मानक यामोत्तर ले लिया, और पूरे देश का समय इसी के आधार पर चलता है। अब हम भारतीय विश्व की बात कर लें, तो भारत और विश्व की स्थिति के बारे में बात कर ले। भारतीय विश्व, ठीक है, तो हम देख लेते हैं भारत की जो स्थिति है वो विश्व में किस प्रकार अपना स्थान रखती है। तो ठीक है, तो विश्व में हम जो स्थान है वो हमारा पूर्व और पश्चिम एशिया के मध्य, हम जो दक्षिण एशिया के भाग होते हैं, दक्षिण एशिया के हम भाग हैं। ठीक है, भारत की स्थिति दक्षिण एशियाई स्थिति है, और इसमें भी हम देख लेते हैं कि हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व एशियाई देशों को मिलाता है, भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। क्योंकि हिंद महासागर से हम यूरोप से भी जुड़े हुए हैं और हम पूर्वी एशियाई देशों से भी जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी स्थिति में इसकी स्थिति। और हम देख लेते हैं तो विश्व में हमारा स्थान देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा स्थान है।
तो हम स्थान को देखने की कोशिश करें तो हम देख लेते हैं, सॉरी ये गलती से लेफ्ट हो गया, ठीक है, गलती से राइट हो गया था उस टाइम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भारत की स्थिति है वो 7वें नंबर पे, पहले नंबर पे आपको रूस दिख रहा होगा, दूसरे नंबर पे आपको कनाडा दिख रहा होगा, तीसरे नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका दिख रहा होगा, फिर आपको चीन दिख रहा होगा, फिर आपको ब्राज़ील दिख रहा होगा, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, फिर आपको भारत दिख रहा होगा। तो 7वें नंबर पे भारत है। इस प्रकार से इन दोनों का क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो रूस का है और जो 7वें नंबर पर जो क्षेत्रफल है वो भारत का है। तो भारत पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है क्षेत्रफल के हिसाब से भी। उसके बाद हम आगे देखने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों को देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी देशों को देखने के लिए हमें जो देखना होगा, इसको हमें सही करना होगा, तो हम करते हैं इसको सही। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पड़ोसी देश भारत के, इसमें आपको नेपाल दिख रहा होगा, उत्तर में नेपाल, भूटान, ये चीन दिख रहा होगा, ठीक है। इधर आपको देख सकते हैं ये जो है अफगानिस्तान दिख रहा होगा, ये अफगानिस्तान की थोड़ी सी सीमा भारत को लगती है। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा भारत को लगती है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद नीचे चलें तो यहाँ मालदीव आपको दिख रहा होगा, नीचे वाले क्षेत्र में जो हमारा लक्षद्वीप है उसके नीचे मालदीव, और यहाँ पे इधर देखें तो श्रीलंका भी हमें दिख रहा होगा, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के पास, और यहाँ पे अपन को बांग्लादेश और इधर हमको म्यांमार दिख रहा होगा। तो ये भारत की पड़ोसी देश हैं जिनका बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन भारत की बात करें तो भारत में टोटल जो हम देख रहे हैं कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अब वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, क्योंकि दादरा और दमन दीव और जो दादरा और दमन दीव है और हमारा पुडुचेरी है, इनको हमें मिला दिया गया है। दादरा और दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली को इनको मिला दिया गया है, पुडुचेरी को नहीं मिलाया है। यहाँ जो देख रहे हैं ये दिनों को मिला दिया है, दादरा और दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली को मिला दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को पूरा का पूरा मैप समझ में आ गया होगा इंडिया का, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरी तरह से इस पार्ट को समझे हैं मैप के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखें कि कौन कौन से यहाँ पे स्थान है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, और कौन से कितने हमारे पास राज्य हैं, कितने हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी को आपको याद रखना है। हमारे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप किसी कॉपी में लिख के, किसी पेज पे लिख के याद कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।